चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपको पता है बेटा कि ये जो है दिस इज़ द पार्ट डिवाइडिंग, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलूँगा कॉर्टेक्स और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मेडुला। अब आपके एनसीईआरटी में आपको पता है बेटा कि ये जो वाज़ा रेक्टा है, वाज़ा रेक्टा इधर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। अगर आप पेज नंबर 296 पे जाएँगे तो आपको मिलेगा, ठीक है? लेकिन मैंने क्या कर दिया है, ये वाज़ा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले की क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी होती है बेटा। इतनी क्लोज़ होती है कि यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज एंड डिफ्यूज़न सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है? अब मैंने क्या किया है, इस लूप ऑफ हेनले को के अंदर ही मैंने वाज़ा रेक्टा को बना लिया है। ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा दिस इज़ वाज़ा रेक्टा, दिस इज़ द डिसेंडिंग लूप ऑफ वाज़ा रेक्टा, दिस इज़ द असेंडिंग लूप ऑफ वाज़ा रेक्टा, दिस इज़ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज़ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आपको पता है बेटा कि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, इट इज़ परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू NaCl। दिस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज़ परमिएबल टू NaCl, इम्परमिएबल टू वाटर। इतना अपने को पता है बेसिक। अब होता क्या है और मेन काउंटर करंट का मकसद क्या है बेटा? मेन काउंटर करंट का मकसद है कि मेडुला वाले रीजन में NaCl एंड यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। इस वाले एरिया में मेडुला वाले रीजन में NaCl एंड यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा कि इस वाले रीजन में NaCl एंड यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। एंड अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है तो सीधी-सीधी बात है द वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड यहाँ पे इन वाले जितने भी ट्यूब है जैसे कलेक्टिंग डक्ट है एंड ये सारी चीज़ें है बेटा, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। एंड अगर ये इस वाले रीजन में आ गया है जहाँ से मैं रेड कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है बेटा ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है? या इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम आप इसको बोल सकते हो बेटा। यहाँ पे अगर वो आ गया है वाटर तो वो बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद क्या है बेटा? NaCl एंड यूरिया को इधर के इधर मेडुला में ही घुमाते रहना है, इधर के इधर घुमाते रहो ताकि वाटर को मैं रीएब्सॉर्ब करते चलूँ। अब ये कैसे होने वाला है? NaCl एंड यूरिया को मैं कैसे मेडुला वाले रीजन में ज़्यादा बना के रखूँगा? इस चीज़ को देखते हैं बेटा, चलिए। तो होता क्या है बेटा, आपको पता है कि ये जो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज परमिएबल टू NaCl। तो ये क्या करता है, ये अपना NaCl देता है डिसेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा को। डिसेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा आपको पता है ना, ये परमिएबल टू NaCl है और ये NaCl वाजा रेक्टा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहाँ तक लेके जाता है, ये अपने ही असेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा में लेके जाता है एंड NaCl को वहां बाद में इंटरस्टिशियम, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ देता है। जहां-जहां पे मैंने ये मार्क किया है बेटा, ये पूरा एरिया है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम एंड इस वाले एरिया में अगर NaCl आ गया है, दैट मीन्स वहां पे NaCl एंड यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते चलेगा। अगर NaCl बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया होता तो वो तो अपना वेस्ट हो गया रहता। मैं चाहता हूँ NaCl एंड यूरिया मेडुला में ही रहे। इसको इधर के इधर ही घुमाना है ताकि अगर आप देख पा रहे हैं बेटा तो वाटर फिर यहाँ से रीएब्सॉर्ब हो जाता है ना? ठीक है? अब अपन आ चुके हैं बेटा एनसीईआरटी में, ठीक है? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है इस चीज़ को भी देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कैसे फिल्ट्रेट कॉन्संट्रेटेड होता है। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्संट्रेटेड यूरिन। आपको पता है बेटा कि मैमल्स 4 टाइम, ह्यूमंस तो 4 टाइम कॉन्संट्रेटेड कर सकते हैं अपनी यूरिन को, ठीक है? चलिए द लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा प्ले एन सिग्निफिकेंट role in the flow of filtrate into the two limbs of Henle in opposite direction, thus it forms a counter current। ठीक है बेटा, आपको एक सिंपल कंसेप्ट मैं बता दूं कि जब भी चीजें आजू बाजू से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे ये इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड इसके बाद बाजू से ही ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है, काउंटर करंट फॉर्म कर रहा है। अब अगर आप बोलेंगे लूप ऑफ हेनले में, जैसे कि अभी अभी अपन ने देखे थे, तो लूप ऑफ हेनले में भी तो ऐसे ही हो रहा था। लूप ऑफ हेनले में ये जो था, ये था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाला जो था ये था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना बेटा? एंड ऐसा बोल सकते हो आप कि सेम ही फिल्ट्रेट तो फ्लो हो रहा है फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब पास पास से हो फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा? इसके बाद अपन ने देखा थे वाजा रेक्टा एंड वाजा रेक्टा में भी मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो था ये था
डिसेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा, ये है असेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा। ठीक है बेटा, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से डिसेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा में NaCl फ्लो होता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं अपन। चलिए, तो अपन आ चुके हैं बेटा पेज नंबर 296 पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इट इज ऑल्सो अ काउंटर करंट पैटर्न। ठीक है, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वाजा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्पिंग मेंटेनिंग इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टूअर इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस वजह से, काउंटर करंट की वजह से ही ये जो इनर मेडुला है, मैंने आपको बताया ना, ये जो नीचे वाला रीजन है लूप ऑफ एनले का, इस इनर मेड्यूल, ये वाला कॉर्टेक्स है, ये वाला मेड्यूला है, इस इनर मेड्यूलरी वाले रीजन में हाई ऑस्मोलैरिटी बनती जा रही है। हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे कि NaCl एंड यूरिया। तो ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए मेड्यूला वाले रीजन में। क्यों ज्यादा चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे अगर NaCl ज्यादा वहां रखूंगा तो इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो वाटर को रीएब्जॉर्ब कर पाऊंगा मैं। वेरी क्लियर बेटा, ये जो क्वेश्चन है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ये नीट 2019 में आ चुका है। चाहिए तो पेपर देख के निकाल लीजिए, निकाल के देख लीजिए, सॉरी। ठीक है बेटा, दैट इज, तो ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ जा, कितना जा रहा है बेटा, 300 से 1200 जा रहा है इन द इनर मेडुला रीजन। ठीक है बेटा, तो ऊपर साइड में कॉन्सेंट्रेशन 300 है, एंड नीचे नीचे जैसे ही जा रहा है तो 300, फिर यहाँ पे 600, फिर 900, एंड सबसे इनर मेडुलरी रीजन में तो 1200 हो रहा है। ठीक है बेटा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे वही बात बोलिए, इन इनर मेडुला रीजन द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज ड्यू टू NaCl एंड यूरिया। ये ग्रेडियंट कौन कॉज कर रहा है, ये आपको पहले ही बता चुका हो बेटा, ये NaCl एंड यूरिया कॉज कर रहा है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय ascending loop of Henle which is exchanged by the descending loop of vasa recta. Very important. NaCl is transported by the ascending loop of Henle to the descending loop of vasa recta. फिर से डायग्राम इमेजिन कीजिए जो कि मैंने आपको बोला था बेटा। देखिए, ये जो है, ये क्या है, ये है लूप ऑफ हेनले, ये जो है, ये है वाजा रेक्टा, ये था डिसेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा, ये है असेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और मैंने आपको बोला था बेटा कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फ्रॉम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले टू डिसेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा NaCl एक्सचेंज होता है। वो NaCl कहाँ लेके जाते हैं, वो वहां ले आप असेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा तक लेके जाता है बेटा, एंड वहां से वो इंटरस्टिशियम में छोड़ देता है। यहाँ से इंटरस्टिशियम में NaCl आ गया, मतलब वहां पे NaCl एंड यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, एंड वहां पे मेडुला वाले रीजन में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो मतलब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वाजा रेक्टा। देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंटरस्टिशियम में NaCl लौट जाता है बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वाजा रेक्टा, वही तो बोला है अपन ने। ठीक है, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर टू द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि ये जो यूरिया है, ये कलेक्टिंग डक्ट से भी निकलता है, एंड वो आप ऐसे बोल सकते हो असेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा में जाता है, तो वहां से भी वो आप ऐसे बोल सकते हो कि इधर के इधर ही वो घूमता रहेगा, ताकि वो मेड्यूला वाले रीजन में ही रहे। वेरी क्लियर। ठीक है, तो यही बात बोली गई है बेटा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। ठीक है, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज फ्रॉम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले टू विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि कलेक्टिंग ट्यूब से यूरिया वापस से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाती है, एंड वहां से फिर से वो मेड्यूला वाले रीजन में ही घूमते रहते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, मेड्यूला, इधर में ही वो घूमते रहता है। वेरी क्लियर बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट हुई है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी चीज को तो बोलते हैं काउंटर करंट, जब चीजें आजू बाजू से ही गुजरने लगे। वेरी क्लियर, इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को भी देख लीजिए बेटा, सेम वही चीज हो रही है, बस यहाँ पे
यहाँ पे जो वाज़ा रेक्टा है सेपरेट किया गया है, वेरी क्लियर? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि वाटर यहाँ से फिर से रीएब्ज़ॉर्ब हो रहा है, वेरी क्लियर? और मैंने अभी-अभी बताया था बेटा यूरिया कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? ये कलेक्टिंग ट्यूब से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले तक जाता है एंड वापस से इधर कंटीन्यूअसली इसी डायरेक्शन में फ्लो होते रहता है। तो कहीं न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि इनर मेडुला वाले रीजन में मैंने यूरिया एंड NaCl का कॉन्संट्रेशन बना के रख दिया। कैसे किया? देखिए ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये NaCl दे रहा है इधर एंड ये NaCl ये जो है नीचे-नीचे ले जाके इधर लेके जा रहा है एंड वापस से इंटरस्टिशियम में डाल दिया। ठीक है ना? ये वाला जो रीजन है ये इंटरस्टिशियम वाला एरिया ये, ये जितना भी एरिया है बेटा अदर देन दिस ट्यूब ये पूरा इंटरस्टिशियम वाला एरिया है एंड अगर इस इंटरस्टिशियम वाले एरिया में NaCl एंड यूरिया आ गया है तो मतलब वहाँ का कॉन्संट्रेशन हाई हो गया इनर मेडुलरी रीजन का हाई कॉन्संट्रेशन हो गया NaCl एंड यूरिया का एंड अगर यहाँ पे हाई हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर ऑटोमेटिकली रीएब्सॉर्ब होते रहेगा वेरी क्लियर बेटा तो यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म ओके नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है बेटा इन द अंडर मेडुलरी इंटरस्टिशियम प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है बेटा कि पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है एंड वापस से इंटरस्टिशियम वाले एरिया में हो रहा है मतलब वाटर रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है मतलब मेन मकसद अपना पूरा हो चुका है वाटर का रीएब्सॉर्प्शन एंड इस वाटर के रीएब्सॉर्प्शन करने के लिए ही तो मैंने इनर मेड्यूला में NaCl एंड यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया था कितना इजी है यार चलिए thereby concentration of the filter urine human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form जो इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म होगा उसके 4 गुना अपन कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं यूरिन का ओके बेटा अब आ चुके हैं बेटा अपन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन फॉर एग्जांपल अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई पेशेंट है जिसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है या जिसका जीएफआर बहुत कम हो रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट तो आपको पता है बेटा कि इस सिचुएशन में सबसे पहले वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बीपी कम हो रहा है, जीएफआर कम हो रहा है, तो सबसे पहले किडनी से एक सिग्नल जाता है बेटा, ये सिग्नल जाता है बेटा हाइपोथैलेमस को, ठीक है? इससे आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये सिग्नल देते हैं बेटा हाइपोथैलेमस को। मतलब कहीं न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो इनडायरेक्टली कि किडनी हेल्प माँग रही है किसको? हाइपोथैलेमस को, ठीक है बेटा? एंड हाइपोथैलेमस बोलता है अच्छा ऐसा हो गया क्या? ठीक है, टेंशन मत लो मैं हूँ ना। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स एक होता है बेटा एडीएच एंड दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है बेटा? तो ये जो होता है, ये रिलीज़ करता है बेटा एडीएच रिलीज़ करता है जिसको अपन बोलते हैं वैसोप्रेसिन एंड वैसोप्रेसिन को प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस लेकिन उसको स्टोर एंड सीक्रेट करने का काम कौन करता है बेटा? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड जैसे ही पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने हाइपोथैलेमस के कमांड पे एडीएच को रिलीज़ किया, तो एडीएच आपको पता है बेटा ये एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जिसका नाम है एंड ये एक पावरफुल वाज़ो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है एंड जिसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो ये किस पे काम करता है? ये करता है कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ठीक है बेटा? तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ये है, तो ये हो गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट एंड ये हो गया डीसीटी तो यहाँ पे वो जाता है एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है ठीक है साइमल्टेनियसली ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है जिसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो बीपी शूट होता है एंड आप ऐसे बोल सकते हो जीएफआर भी बढ़ जाएगा ठीक है बेटा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प इसने कर दिया है कि बीपी एंड जीएफआर को बढ़ा दिया ठीक है तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा बीपी बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है हाँ लेकिन अब वाटर जो एक्सक्रीट आउट हो रहा था यूरिन के थ्रू वो तो रीएब्सॉर्ब हो गया तब यूरिन कैसी हो जाएगी मोर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी है ना बेटा तो ये आप ऐसे बोल सकते हो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन होता है वेरी क्लियर एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा आपका हाइपोथैलेमस क्योंकि वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है एडीएच जिसको अपन बोलते हैं वैसोप्रेसिन
नेक्स्ट जो सिस्टम होता है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं रास, इसको क्या बोलते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है बेटा? तो आपको पता है जैसे ही जीएफआर कम होने लगेगा, तो वैसे ही यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज हो जाएगा बेटा, जिसका नाम है रेनिन। डबल एन मत बोलिएगा। जो डबल एन होता है बेटा, इसको याद रखेंगे कि डबल एन वाला बदमाश होता है। मतलब ये कौन है? ये है एंजाइम। सिंगल एन वाला क्या है बेटा? सिंगल एन होता है हार्मोन, है ना? ठीक है? तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है बेटा। एंड जैसे ही जीएफआर कम होने लगे, जैसे ही बीपी लो होने लगे, वैसे ही ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स को ये पता चल जाता है बेटा। आपको पता है बेटा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड जो आपका, आप ऐसे बोल सकते हो, एफरेंट जो ये होता है आर्टेरियोल, इससे फॉर्म होता है। इन दोनों को मिला के क्या फॉर्म होता है बेटा? जेजीए सेल्स। एंड जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, तो ये एक हार्मोन को रिलीज करते हैं बेटा, जिसका नाम है रेनिन, सिंगल एन। ठीक है बेटा? रेनिन जैसे ही आया, तो वो क्या करता है? ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन होता है। ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन किसने बनाया है बेटा? लीवर ने एंजियोटेंसिनोजन को बनाया है। वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। किस में कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है? अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है, ये कन्वर्ट होता है बेटा एंजियोटेंसिन 2 में। बाय whom? बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कौन रिलीज करता है? ये एस एंजाइम कौन रिलीज करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये रिलीज करता है बेटा लंग्स, है ना? ठीक है? जब अगर ये एंजियोटेंसिन 2 बन गया, तो भैया अपना काम हो चुका है, क्योंकि ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये सबसे पहले जाता है एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड पे जाके वो एक हार्मोन रिलीज कराता है, एल्डोस्टेरॉन। नाम में ही लिखा है दो, मतलब ये दो चीजें रीएब्सॉर्ब कराएगा, Na प्लस एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, है ना बेटा? एल्डोस्टेरॉन मतलब वो दो चीजें रीएब्सॉर्ब कराएगा। ओके, ठीक है? इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 ये एक पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वासोकॉन्स्ट्रिक्टर वो चीज़ होते हैं बेटा, जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। एंड ब्लड वेसल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो इससे क्या होगा? बीपी भी शूट हो जाएगा। वेरी क्लियर बेटा? एंड अल्डोस्टेरॉन जो है, ये कहीं न कहीं आपको पता है वाटर का एंड सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन कर रहा है, इससे भी बीपी शूट हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। तो दीज़ आर द 2 मेथड्स, जिससे आप ऐसे बोल सकते हो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हो गया। अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो गया है, बॉडी का फ्लूइड कम हो रहा है, जीएफआर कम हो गया है, बीपी कम हो गया, तो आपको पता है बेटा ये 2 सिस्टम काम करेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस में से निकलेगा एडीएच, या आप इसको बोल सकते हो वैसोप्रेसिन। दूसरा जो सिस्टम काम करेगा, रास। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। वेरी क्लियर? ठीक है बेटा? सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। अब ये जो है, जैसे कि आपको पता है बेटा कि एडीएच एंड जो रेनिन है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एल्डोस्टेरॉन है, रेनिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये दोनों भी बीपी को बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि हार्ट के एट्रिया पे बड़ा प्रेशर आता है। हार्ट बोलता है भैया इतना प्रेशर तो मैं नहीं झेल पाऊंगा। ऑलरेडी अब आपने रीएब्सॉर्ब करा दिए हैं, बीपी को बढ़ा दिए हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे ऊपर वर्कलोड आ रहा है। तो हार्ट बोलता है बस बहुत हो गया। अब तुम्हारी नहीं सुनूँगा, बीपी नॉर्मलाइज़ हो गया है, बॉडी अभी नॉर्मल है, जीएफआर नॉर्मल हो चुका है, अब मैं नहीं सुनूँगा तुम्हारी। अब वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसका नाम है बेटा एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एंड इट इज़ अ वासोडायलेटर। एंड ये जैसे ही रिलीज होता है बेटा, तो ये क्या करता है? ये बीपी को लो या फिर नॉर्मलाइज करने का काम करता है। तो आपको पता है कि एडीएच एंड अल्डोस्टेरोन बीपी को बढ़ाएंगे, लेकिन एएनएफ जो हार्ट से निकलता है, राइट एट्रिया से, वो क्या करता है बेटा? ये बीपी को लो करने का काम करता है या नॉर्मलाइज करने का काम करता है। ठीक है बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है?
एनसीईआरटी में भी क्या लिखा हुआ है बेटा, इस चीज को भी देख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है बेटा, चलिए तो देखते हैं। फंक्शन ऑफ द किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, JGA, juxtaglomerulus apparatus and certain extent to heart। तो आपको पता है बेटा, तीन लोग जो है इसमें किडनी फंक्शन में काम करने वाले हैं। नंबर एक हाइपोथैलेमस, आपको पता है वो एडीएच रिलीज करने वाला है बेटा। नंबर दो जक्स्ट्राग्लोमेरुलस apparatus, वो आपको पता है रेनिन सिक्रेट करने वाला है एंड रास मैकेनिज्म करने वाला है बेटा। एंड थर्ड जो है, जब हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तब वो एएनएफ रिलीज करेगा, है ना। कितना ईजी है यार। द चलिए तो इसको भी रीड आउट कर लेते हैं बेटा। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड। देखिए ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं बेटा बॉडी में, विच आर एक्टिवेटेड ड्यू टू चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। ये तीन चीजें हैं जो इसको एक्टिवेट कर सकती है ऑस्मोरिसेप्टर को। नंबर एक, ब्लड वॉल्यूम, अगर बीपी लो होने लगे, बॉडी फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड लॉस होने लगे, या फिर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगे, है ना। ठीक है, तो इस वजह से ये कम होता, मतलब ये एक्टिवेट हो जाता है। एंड एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट रिसेप्टर विच कैन स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम क्या है बेटा, वैसोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। आपको पता है बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल मतलब डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहां से वो रीएब्जॉर्ब करता है बेटा। ठीक है, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होना। तो ये इसका नाम ही है एंटी डायूरेटिक, मतलब ये बना ही है वाटर के लॉस को रोकने के लिए, है ना बेटा। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ, यस क्या बोल रहा है बेटा, एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच आउट ऑस्मोरेगुलेटर सप्रेस एडीएच रिलीज टू द कंप्लीट फीडबैक। ठीक है बेटा, तो आपको पता है जैसे ही बीपी शूट होने लगेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे ही बीपी नॉर्मलाइज होने लगेगा, वैसे ही ये एडीएच का जो भेजना है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एडीएच को भेजना कम कर देगा। ठीक है बेटा, एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। तो आपको पता है बेटा कि एडीएच इज अ पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, तो वो कहीं ना कहीं बीपी को शूट करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, है ना। दिस कॉजेस इंक्रीज इन बीपी, है ना, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्लो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जीएफआर को भी बढ़ा देगा, देखिए, एंड देयर बाय जीएफआर, है ना बेटा। तो सबसे पहला ये जो मैकेनिज्म था, हाइपोथैलेमस भेजता है एडीएच को या वैसोप्रेसिन को। ठीक है बेटा, अब आते हैं नंबर 2 वाले पे। नंबर 2 आपको पता है बेटा, रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है बेटा, तो जेजीए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है बेटा, इसके बाद अ फॉल इन जी ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर या जीएफआर। ठीक है, बीपी कम होने लगे, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कम होने लगे, ये फटाक से जीजीए सेल्स को पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं। एंड जैसे ही अगर ये कम होने लगे, जेजीए सेल्स रिलीज रेनिन, सिंगल एन, सिंगल एन मतलब हार्मोन, डबल एन मतलब एंजाइम, एंजाइम होता है पेट में, हार्मोन होता है किडनी में। वेरी क्लियर बेटा। चलिए, विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इन द प्रेजेंट ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता चुका हूँ एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, इसको प्रोड्यूस कौन करता है, इसको प्रोड्यूस करता है लीवर, और ये ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है। लेकिन रेनिन इसको काय में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है बेटा, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है लंग्स से। इस पे भी कभी कभी एमसीक्यू आ सकता है। विथ बीइंग अ पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, अब आपको पता है बेटा एंजियोटेंसिन 2 बनते बराबर काम खत्म हो गया, क्योंकि ये पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एंड देयरफॉर जीएफआर भी बढ़ जाता है। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। आपको पता है बेटा कि इसके ऊपर, किडनी के ऊपर ही क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को वो
एक्टिवेट करता है, वहां से क्या रिलीज कराता है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन खुद ही वो बोल रहा है, दो चीजें मैं रीएब्सॉर्ब कराऊंगा, एक तो सोडियम, दूसरा वाटर, फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब, है ना बेटा? तो वो कहीं ना कहीं रीएब्सॉर्ब कराता है, इससे क्या होगा? जीएफआर बढ़ जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इतना पता है अपने को बेटा। लास्ट में आपको पता है कि हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि रास मैकेनिज्म ने भी बीपी को शूट किया, एंड हाइपोथैलेमस में से जो एडीएच आया उसने भी बीपी को शूट किया। अब बीपी शूट होने की वजह से हार्ट पे इफेक्ट आता है, एंड वो क्या बोलता है? बस अभी नॉर्मलाइज हो चुका है बीपी, अब तो मेरे ऊपर का वर्कलोड कम करो। तो वो क्या रिलीज कराता है? वो रिलीज कराता है बेटा एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, या इसको एएनपी भी बोलते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में एएनपी बोलते हैं बेटा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, क्योंकि ये पेप्टाइड हार्मोन होता है बेटा, ठीक है? एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो to the atria of heart can cause release of ANF. ANF can cause vasodilatation and dilatation of blood vessel. और आपको पता है बेटा, ब्लड वेसल अगर डायलेट हो गई तो बीपी क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा या कम हो जाएगा। वेरी क्लियर। देयरफॉर डिक्रीजेस द बीपी एंड मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एडीएच पे ये काम करता है, मतलब बहुत ज्यादा ही बीपी ब्लड वॉल्यूम ना बढ़ जाए, इस चीज को वो दिखता है ना बेटा? ये बहुत ही इजी चीज थी। ओके, नेक्स्ट चीज पे आता है बेटा, दैट इज मिक्चुरेशन। ठीक है, तो यूरिन की पास आउट करने को अपन बोलते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर पे बहुत सारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लैडर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक फुग्गा होता है, फुग्गे को अपन बहुत ज्यादा अगर पूरा पानी से भर देंगे तो वो पूरे उस स्ट्रेच आउट हो जाएगा। इस स्ट्रेचिंग की वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि वहां पे सिग्नल जाता है सीएनएस को, एंड सीएनएस फिर आप ऐसे बोल सकते हो फिर रिलीज कराता है स्पिंचर को रिलैक्स करा के। ठीक है, अब एक इसमें आप एक कंसेप्ट याद रखिए, इसमें डिट्रूसर मसल भी होती है बेटा, जो इस सिग्नल को लेती है। ठीक है, डिट्रूसर मसल ये स्ट्रेच आउट हो जाती है, एंड जिसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि सिग्नल चला जाता है सीएनएस के पास। ठीक है बेटा, मेनली आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मिच्यूरेशन का कोई सेंटर है तो वो पॉन्स में होता है बेटा। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी चीज को देखते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे दो स्पिंचर्स होते हैं बेटा, एक होता है इंटरनल स्पिंचर जो कि इनवॉलेंट्री होता है, एंड एक होता है एक्सटर्नल स्पिंचर जो कि वॉलेंट्री होता है। ठीक है बेटा, ये वॉलेंट्री स्पिंचर है जो कि अपने कंट्रोल में है, अपने पॉन्स के कंट्रोल में है, सीएनएस के कंट्रोल में है, एंड ये जो है बेटा ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो चुका है, फुल हो चुका है मतलब 500 ml से ज्यादा पानी आ चुका है, अब उसमें यूरिन आ चुका है, सॉरी। ठीक है, तो जैसे ही ये पूरा फुल हो जाता है बेटा, इसके जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो सिग्नल देते हैं। अब सीएनएस इसको बोलता है कि नहीं, अब लेक्चर चल रहा है, तू सही पोजीशन पे नहीं है, तू मिक्चुरेट नहीं कर सकता है। तो भले ही इंटरनल स्पिंचर खुल जाए, लेकिन ये एक्सटर्नल स्पिंचर नहीं खुलता है, क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल स्पिंचर खुल गया तो पूरी की पूरी पैंट गीली हो जाएगी। तब आप बोल सकते हो इस टाइम पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये है रिलैक्स, एंड आपका ये जो स्पिंचर है ये है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, जैसे ही आप वॉशरूम में पहुंचे, अब यू कैन हल्के हो सकते हो इस वक्त आप, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा कि जैसे ही आप वॉशरूम गए यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ, मतलब अब ये जो होगा, अब ये जो स्पिंचर है ये खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। अब क्या होगा, ये जो स्पिंचर ये खुल जाएगा, मतलब अब ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अब रिलैक्स। स्पिंचर क्या हो जाएगा, रिलैक्स, क्योंकि उसको ऑर्डर कौन दे रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है पॉन्स। ठीक है बेटा, एंड ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, एंड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वैसे ही पूरी यूरिन निकल गई बाहर। वेरी क्लियर बेटा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। ठीक है, जब तक यूरिनरी ब्लैडर फुल है तो वो रिलैक्स था, लेकिन जैसे ही अपने को अपन मिक्चुरेशन करते रहते हैं बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसमें डिट्रूसर मसल जो होती है वो सिग्नल भेजती है बेटा सीएनएस को। ठीक है, चलिए तो इसको रीड आउट भी कर लेते हैं बेटा। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जो नेफ्रॉन एंड यूरिनरी ब्लैडर का एंगल होता है ना, ये इस तरह से एंगल होता है
कि रिवर्स बैक जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। रिवर्स बैक कभी नहीं जाता है ब्लैडर में से यूरिन। वेरी क्लियर बेटा, क्योंकि एंगल बहुत ज़बरदस्त लेवल का होता है उनका, ठीक है? चलिए, स्टोर्ड टिल द वॉलंटरी सिग्नल गिवन बाय सीएनएस। सीएनएस में भी कौन? पॉन्स इसको सिग्नल देता है बेटा मैच्योरेशन को, ठीक है? चलिए, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर व्हेन गेट फिल्ड विथ यूरिन। तो आपको पता है बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल देते हैं। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लैडर सिग्नल सेंड अ सिग्नल टू सीएनएस। द सीएनएस passes द मोटर मैसेजेस, है ना बेटा, to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxing the urethral sphincter causing the release of urine। ठीक है, तो इसका एक्सटर्नल स्पिंचर बेटा रिलैक्स हो जाता है जिसकी वजह से यूरिन बाहर निकलती है, ब्लैडर क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो जो पूरा ये रिफ्लेक्स आता है बेटा, इसको अपन बोलते हैं मिक्चुरेशन, एंड एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है? द एडल्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। मतलब अपन एक दिन में कितनी यूरिन पास आउट करते हैं? 1.5 लीटर, ठीक है? यूरिन फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी एंड स्लाइटली एसिडिक, ठीक है बेटा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच है यूरिन का वो क्या होता है? वो होता है 6, ठीक है? तो ये भी एमसीक्यू एम्स में पूछा गया था बेटा कि व्हाट इज द पीएच ऑफ यूरिन, ठीक है? तो ये एसिडिक होती है बेटा, ठीक है? स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है? अच्छा, जो लाइट कलर ऑफ द यूरिन है दैट इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम पिगमेंट, ठीक है बेटा? तो इसका जो कलर होता है येलो कलर दैट इज ड्यू टू अ येलो कलर पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम पिगमेंट, ठीक है बेटा? ठीक है, विद अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर आती है उसकी स्पेसिफिक, ठीक है? एंड ऑन एन एवरेज ऑफ 25 to 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, ठीक है बेटा? तो आपको पता है पर डे अपन 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है? चलिए, वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन एनालिसिस। यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बेटा बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि अलग-अलग यूरिन की वजह से अलग-अलग बीमारियां इंडिकेट होती है। जैसे मैं बोलूँ कि समवन इज हैविंग ब्लू कलर यूरिन, तो ब्लू और ग्रीन कलर की जो यूरिन है सम जेनेटिकल डिसऑर्डर में दिखाई देती है, ठीक है बेटा? इसके बाद अगर आप बोलेंगे पिंक कलर की यूरिन है। पिंक कलर की जो यूरिन होती है दैट इज़ ड्यू टू यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ट्यूमर, किडनी डिजीज़ में पाई जाती है। ब्राउनिश या ऑरेंज अ, अगर यूरिन आ रही है तो दैट इज़ ड्यू टू लिवर डिजीज़। डार्क येलो है तो नॉर्मल है, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि वाटर ड्रिंक करने की ज़रूरत है बेटा, ठीक है? तो बहुत सारे अलग-अलग बीमारियाँ पता की जा सकती है यूरिन कलर से, ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा कि यूरिन में ग्लूकोज पाया जाए, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन, अगर ग्लूकोज पाया गया या कीटोन बॉडीज पाई गई, ठीक है? तो दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मलाइटस, ठीक है बेटा? तो डायबिटीज मलाइटस में ये दिखाई देते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायबिटीज इंसिपिडस? डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है बेटा? डायबिटीज मेलाइटस इज अ लो लेवल ऑफ इंसुलिन। लो लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस होता है लो लेवल ऑफ एडीएच। एडीएच की कमी से क्या होता है कि बार बार यूरिनेशन लगती है बेटा, ठीक है? अब आप बोलेंगे कैसे? तो इसको डायबिटीज इंसिपिडस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेशेंट को ऐसे लगता है उसको बार बार 10 बार यूरिन लगेगी रात के 12 बजे से 1 बजे, रात भर वो यूरिन जाता रहेगा। उसको लगेगा, ऐसा लगता है कि जैसे उसको डायबिटीज़ हो गया है, लेकिन वो डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं मेलाइटस नहीं होता है बेटा, वो इंसिपिडस होता है। क्यों? क्योंकि एडीएच क्या करता है? एडीएच कराता है रीएब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड अगर रीएब्ज़ॉर्प्शन में ऑफ वाटर नहीं होगा, तो यूरिन आउटपुट ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा, है ना बेटा? तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इसमें से भी कभी-कभी एक आधी बार एमसीक्यू आ गया तो आ गया, ठीक है? चलिए, तो देखते हैं बेटा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे इसमें से, चलिए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं बेटा। अदर देन किडनी, लीवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है बेटा? लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्किन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है बेटा? आवर लंग्स सबसे ज़्यादा व्हिच इज़ द लार्जेस्ट, आप ऐसे बोल सकते हो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इसका आंसर रहेगा बेटा लंग्स, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करता है 200 ml पर मिनट, ठीक है? इट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है बेटा? तो इतना याद रखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डन बाय
लंग्स, तो वो सिर्फ CO2 नहीं है बेटा, CO2 प्लस वाटर बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है, ठीक है। चलिए, एवरीडे, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरीडे, तो वाटर एंड CO2 उसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बेटा। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, सिक्रीट्स liver is the largest gland in our body, secretes bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degrades steroid hormones, ठीक है, vitamins and drugs, most of this substance eliminated pass through along with digestive waste, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि लीवर से भी बहुत सारी वेस्ट है, जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें आपको पता है बॉडी से एक्सक्रीट आउट की जा सकती है, ठीक है। मेनली अगर आप बोलेंगे तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। द स्वेट एंड सिबाशियस ग्लैंड, ठीक है, तो स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जिसको आप बोलते हैं बेटा, एलिमिनेट सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर सिक्रीशन, ठीक है। स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड कंसिस्टेंसी हैविंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। देखिए बेटा, कभी आपने आपके स्वेट को, आपके पसीने को चखा होगा, चखा ही होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बेटा कि उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत वो खट्टा लगता है, दैट इज ड्यू टू NaCl एंड यूरिया, मतलब यूरिया भी एक्सक्रीट आउट होती है आपके स्वेट से, मतलब आपके यूरिन का एंड आपके स्वेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। चलिए, लैक्टिक एसिड भी होता है बेटा, थ्रू प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट इन अवर बॉडी, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि जो स्वेट होता है इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है, पसीना जब आता है तो, ठीक है। और वो बॉडी का एक अच्छा मैकेनिज्म होता है टू कूल डाउन द बॉडी, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव, ठीक है। सिबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टीरॉल, ठीक है बेटा। तो सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड है वो स्टीरॉल्स को निकालते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वैक्सेस थ्रू सीबम, ठीक है। तो उसका ये जो प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं बेटा सीबम, ठीक है। चलिए, दीज सिक्रीशन प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द स्किन, इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है स्किन के अराउंड, ठीक है। डू यू नो, देखिए अपन बचपन में ना ऑयल वगैरह लगाते थे बालों को, अभी भी लगाना चाहिए। डे ओवरनाइट ऑयलिंग बहुत अच्छी होती है बेटा आपके हेयर के लिए, एंड धूल भी उससे जमती नहीं है, ठीक है। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू, ठीक है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बोलेंगे तो आपके बॉडी में से सलाइवा के थ्रू भी बहुत सारी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है। अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आपकी तबीयत खराब है तो आपकी जो सलाइवा है वो बहुत कड़वी आती है, आपकी जो लार आती है ना वही कड़वी आती है, आपका टेस्ट ही अलग लगने लगता है बेटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉडी का मैकेनिज्म है कि सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू भी वो वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करता है, ओके, ठीक है बेटा। तो सलाइवरी एक्सक्रीशन, द अनआयोनाइज्ड लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड पैसिवली, ठीक है बेटा। द बिटर टेस्ट इन द माउथ of the patient is indicative of drugs excreted. Some basic drugs indicate saliva excretion and are responsible for mouth dryness. Compounds excreted in the saliva are caffeine, tryptophyllin and phenantoin, ठीक है बेटा। तो बहुत सारे ड्रग्स जो है बेटा, आप ऐसे बोल सकते हो सलाइवा में से एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बेटा डिसऑर्डर्स वाले इस पे, एंड डिसऑर्डर्स में से एक MCQ रहता ही है, ठीक है बेटा। अच्छा, कभी आपको पूछूं विच इज हैविंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, तो वो रहेगी बेटा हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन इज हैविंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, ठीक है बेटा। अगर किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो यूरिया कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, ब्लड में डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। तो यूरेमिया एक ऐसी ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिया का लेवल बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, एंड इसकी वजह से हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है, नेफ्रॉन भी लॉस्ट हो सकते हैं, मतलब 90% ऑफ जो नेफ्रॉन होते हैं बेटा ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब हो चुके होते हैं। इसकी वजह से पेशेंट बहुत फटीग होता है, लेथार्जिक फील होता है, एनोरेक्सिया फील करता है, नौजिया, इसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है बेटा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है भैया, इसको डाल दो हीमोडायलिसिस के, डायलाइजिंग के लिए डालना पड़ता है बेटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है बेटा कि यहाँ पे एक
हेमोडायलिसिंग अगर आपने मशीन देखी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी आर्टरी में से ब्लड को लेते हैं, इसकी आर्टरी में से ब्लड को लेंगे एंड इसके बाद उसको डाल देंगे इस मेम्ब्रेन में, ठीक है? इसमें डाल देते हैं बेटा। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेलोफेन मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा? ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, इसके अंदर सब कुछ जैसे है ना, जैसे इसके अंदर एंड यहाँ का जो कॉन्सन्ट्रेशन है, यहाँ पे एंड यहाँ पे का जो कॉन्सन्ट्रेशन है सेम है, इसमें प्लाज़्मा का पूरा कंपोनेंट है। जैसे का ब्लड है वैसा ही है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दैट कि यहाँ पे यूरिया प्रेज़ेंट नहीं है बेटा, ठीक है? अच्छा, एक और बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाथ से निकालते हैं ना, इस आर्टरी का नाम क्या है बेटा? इस आर्टरी का नाम है रेडियल आर्टरी। आपकी रेडियल आर्टरी में से ब्लड निकाला जाता है एंड ब्लड डालते किसमें है? ये जो ब्लड है, ये आपके पैर की वेन में डालते हैं जिसका नाम है सेफेनस वेन। सेफेनस वेन में वापस से ये ब्लड डाल देते हैं। तो रेडियल आर्टरी में से निकालेंगे, सेफेनस वेन ऑफ द लेग उसमें डालते हैं बेटा, ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, यहाँ का जो कॉन्सन्ट्रेशन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है बेटा। अब आपको पता है यहाँ पे ब्लड आ चुका है, इस ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिया है एंड बाहर साइड में यूरिया नहीं है। तो यूरिया विल गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जा चुका है, यहाँ से पूरा यूरिया बाहर निकल गया है। अब ये पूरा ब्लड क्या हो गया है? ये पूरा ब्लड अब फ़िल्टर हो चुका है, अच्छा हो चुका है। वेरी क्लियर? एंड इस फ़िल्टर हो चुके ब्लड को अपन सिफेनस वेन में वापस डाल देंगे बॉडी में। तो यही तो है हीमोडायलिसिस की प्रोसेस, ठीक है? किडनी की आप ऐसे बोल सकते हो आर्टिफ़िशियल किडनी का काम कर रहा है बेटा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सेलोफ़ेन ट्यूब membrane fluid, dialysing fluid having same composition as that of plasma एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है एंड इसमें से आप ऐसे बोल सकते हो कि यूरिया बाहर चले जाता है एंड सिर्फ क्या-क्या रह जाता है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफाइड ब्लड रह, ठीक है बेटा? तो अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। तो आपको पता है इस सेलोफेन मेम्ब्रेन में से पूरा का पूरा यूरिया निकल चुका है। अब क्या बचा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफाइड ब्लड है। तो ये प्यूरिफाइड ब्लड वापस से लेग की एक वेन में सिफेनस वेन में डाल दिया जाता है ना बेटा? ठीक है? नाइट्रोजन वेव्स आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है? These substances freely move out thereby clearing the blood and cleared blood is pumped back into the vein, ठीक है? Through the vein। तो ये कौन सी वेन होती है बेटा? ये होती है सिफेनस वेन, सिफेनस वेन ऑफ लेग, ठीक है? ये भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए, क्लियर्ड ब्लड, ठीक है? आफ्टर द वेन एडिंग एंटी हेपेरिन, ठीक है बेटा? तो आपको पता है कि जब ब्लड निकालेंगे तो उस ब्लड बॉडी के बाहर जा रहा है ब्लड तो अपन हेपेरिन डाल देंगे एंड जब वापस से ब्लड उसमें डाल देंगे तो उसमें क्या डाल देंगे? एंटी हेपेरिन, ठीक है? आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन, ठीक है बेटा? तो वापस से ब्लड डाल देंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको पता है बॉडी के पास हेपेरिन, दिस मेथड इज बोन टू थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? तो इससे बहुत सारे लोगों की इसने जान बचाई है बेटा, ठीक है? चलिए, द किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर। आपको पता है बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक इम्पोर्टेंट ये होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती है बेटा इसमें, अपने को पता है ना कि ब्लड डोन मैच होना चाहिए, टिश्यू मैच होना चाहिए, ठीक है? ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ हेल्दी डोनर, मतलब आपको पता है कि क्लोज़ली रिलेटिव रहे ना वही इसको ये कर सकती है क्योंकि इम्यूनिटी पावर इम्यून सिस्टम भी उसका ही रहता है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है बेटा, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो इसको किल कर देते हैं ग्राफ्ट को, है ना बेटा? सक्सेस रेट थोड़े कम ज़्यादा हो सकता है बेटा, ठीक है? अच्छा, जैसे आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की दोनों भी किडनियाँ खराब हो जाए, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे जो न्यू ट्रांसप्लांटेड किडनी है, वो उनको काट के उन्हीं जगह पे नहीं लगाते हैं बेटा। कहीं न कहीं उसको अपन न्यू जगह पे लगाते हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर एक काम की चीज़ है एड्रिनल ग्लैंड, ये अपने काम के अभी भी है। ठीक है? आपकी किडनी खराब हुई है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पेल्विक वाले रीजन में एक न्यू कनेक्शन लेके आर्टरीज एंड वेन का यहाँ पे एक न्यू किडनी को लगाया गया है, ट्रांसप्लांटेड किडनी। ठीक है बेटा, इसके बाद अपन आ चुके हैं रीनल कैल्कुलाई, या इसको अपन बोलते हैं किडनी स्टोन, या इसको बोलते हैं मूत्रखड़ा।
ठीक है बेटा? तो इसमें क्या होता है बेटा कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, वो कहीं पे भी डिपॉज़िट हो सकते हैं बेटा, यूरेटर में हो सकते हैं, किडनी में हो सकते हैं, ब्लैडर में हो सकते हैं एंड इसकी वजह से बहुत रीनल कोलिक दर्द होता है बेटा, ठीक है? बहुत सारी एडवांसमेंट मेथड आ चुकी है बेटा, ठीक है? इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट जो कि होता है बेटा रफ सरफेस, जिसका सरफेस जो है रफ होता है एंड दूसरा होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है। बचपन से बहुत सारे लोग होते हैं ना, चूना चौक कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या पानी कम पीते हैं। 90% ऑफ द केसेस जो होता है वो पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मिनिमम 3 से 4 लीटर आप रोज़ पानी पीते हो, रेगुलर इंटरवल पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ खाना खाने के 40 मिनट पहले, खाना खाने के 40 मिनट बाद, ठीक है? जब-जब आपको प्यास लगे यूँ आप हाइड्रेटेड होते रहते हो तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है बेटा, ठीक है? चलिए, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है, अल्ट्रा शॉक वेव आ चुकी है, स्मॉल पीसेज़ में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद लिथोट्रिप्सी होता है, बहुत सारे जो है ना रेडिएशन देके उसके स्टोन को तोड़ा जाता है बेटा, ठीक है? चलिए इसके बाद जो लास्ट है दैट इज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, आइटिस मतलब बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, है ना बेटा? तो ग्लोमेरुलाई जो है आपको पता है, ये जो है ये जो आर्टरी का जंजाल है बेटा, यहाँ पे भी आप ऐसे बोल सकते हो कि इन्फ्लेमेशन हो सकता है दैट कैन लीड टू किडनी फेलियर, है ना? ठीक है? इसके अलावा थोड़े एक्स्ट्रा डिज़ीज़ आप देख पा रहे हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं जैसे कि आप बोल रहे हो कि बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं बेटा एडिशन जो कि कर सकती है, ठीक है? अच्छा व्हेन इज़ किडनी डे सेलिब्रेटेड? किडनी डे जो है बेटा हर सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च को किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो था वो 12 मार्च 2020 को सेलिब्रेट किया था। 12th मार्च सेकंड थर्सडे ऑफ एवरी ईयर, ठीक है? सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च। तो आज 2020 में 12 मार्च को किया गया था, मनाया गया था बेटा, है ना? तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ीज़ है बेटा कि जिसमें प्रॉब्लम होती है किडनी की, ठीक है? एनुरिया है, एल्बुमिनुरिया है, पॉलीयूरिया है, ओलिगोयूरिया, नॉक्चुरिया, ठीक है? तो ये सारे डिज़ीज़ भी एक बार आप देख लीजिए बेटा, है ना? ओके, चलिए तो जैसे कि अभी-अभी अपन ने सारी बेटा प्रीवियस चीज़ें कर ली हैं, ठीक है? चलिए तो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो अपन देख चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मेन थिंग जहाँ जो यहाँ पे आती है, उसको अपन मेनली फ़ोकस करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है? तो इस पैराग्राफ को एक हल्का-सा रीड आउट दे दीजिए, ठीक है? इसमें से चांसेस कम है आने के लिए, ठीक है? Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, ions, sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfur either by metabolism activities or other excess of ingestion. ठीक है बेटा? These substances have to be removed totally or partially. ठीक है बेटा? इसमें से कुछ देखिए आपके बॉडी में बहुत सारे जो है जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसा नहीं कि यूरिक एसिड नहीं होती है। अगर आप यूरिन का कंपोजिशन देखेंगे बेटा, तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे 0.02% यूरिक एसिड भी होती है। यही यूरिक एसिड अगर डिपॉज़िट हो गई आपके जॉइंट्स में, तो आपको क्या बना देगी वो? वो आपको दे दी एक बीमारी दे देगी जिसका नाम है बेटा गाउट, है ना? ठीक है? चलिए, तो इतना अपने को पता है बेटा चलिए इधर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छा ये पार्शियली और फुल्ली रिमूव करने की ज़रूरत है। जैसे मैं बोलूँ कि आपके बॉडी में यूरिया की ज़रूरत होती है, तो सम पार्ट जैसे कि अपन ने देखे बेटा सम पार्ट ऑफ यूरिया एंड NaCl इज रिटेन्ड इन द इनर मेडुलरी जगह पे, है ना बेटा? ठीक है? चलिए, तो इतना देख चुके हैं अपन, चलिए इसके आगे चलते हैं अपन। जैसे कि अपन देख रहे हैं स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस बेसिस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन एनिमल्स। तो मेजर फॉर्म जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड तीसरा क्या होता है? यूरिक एसिड। ठीक है बेटा? ये अपने को पता है। अब इसमें भी 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा अपन ऐड कर लेंगे। एक और चीज़ इसमें ऐड कर लीजिए बेटा, ग्वानिन, ठीक है? ग्वानिन। तो अमोनिया के लिए तो ये तो रेडिली सॉल्युबल होता है, बहुत ज़्यादा ईज़िली सॉल्युबल होता है बेटा, लेकिन इसको बनाने के लिए एनर्जी
एनर्जी आप ऐसे बोल सकते हो कि एनर्जी जो है वो सबसे कम लगती है बेटा, सबसे कम एनर्जी लगती है, ठीक है? लेकिन रिमूव करने के लिए वाटर का कंटेंट सबसे ज़्यादा लगता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है? क्योंकि आपको पता है बेटा अमोनिया को निकालने के लिए 1 ml ऑफ अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml ऑफ वाटर लगता है। इतना तो बेसिक पता ही है बेटा अपने को। यूरिया को अगर आप बोलेंगे तो यूरिया को निकालने के लिए 50 ml ऑफ वाटर लगता है बेटा, एंड इसको बनाने के लिए एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है। मतलब अगर आप बोलेंगे अमोनिया को बनाने के लिए एक सिंगल एनर्जी लग रही है, तो इसको बनाने के लिए 2 एनर्जी लग रही है। तो उसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहती है। और आपको पता है बेटा अमोनोटेलिक एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो मरीन या फिर जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है जिनके पास अवेलेबल, ठीक है बेटा? यूरिक एसिड के बनाने के लिए थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी लगती है बेटा। यूरिया को रिमूव करने के लिए वाटर कंटेंट आपको पता है बेटा इसके मुकाबले कम लगता है, अमोनिया के मुकाबले। मतलब 3 एरो दे दिया मैंने। यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपको पता है बेटा ओनली 10 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, तो इसका वाटर कंटेंट और ही कम है। और ग्वानिन भी आपको पता है रिलेटिवली ये लेस टॉक्सिक होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको लगती है बनाने के लिए। एंड ये जो ग्वानिन है इसको, ये किसका मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है बेटा? ये होता है स्पाइडर का, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो का। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ग्वानोटेलिक एनिमल्स अगर आपको कोई पूछे तो वो 2 होते हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो, है ना बेटा? ठीक है, चलिए तो इतना अपने को पता है। इसके आगे, ठीक है, तो कैन बी रिमूव्ड बाय मिनिमल लॉस ऑफ वाटर, तो ये अपन देख चुके हैं बेटा अभी अभी। जो मैंने अभी आपको बात बताया उसको थोड़ा सा लिख भी लीजिए, थोड़ा अगर पीछे जा सकते हैं तो पीछे जाके कर लीजिए उसको, ठीक है? चलिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिक। जो प्रोसेस है अमोनोटेलिज्म जो है बेटा वो एक प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बनता है, ठीक है बेटा? एंड द इंसेक्ट या फिर जो बनते हैं बेटा उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है बेटा? जैसे कि आप ऐसे देख रहे मेनी बोनी फिशेस या एक्वाटिक एम्फीबिया, ये जो है बेटा ये अमोनोटेलिक एनिमल्स है, ठीक है? मरीन, फ्रेश वाटर, बोनी फिशेस, ठीक है, एम्फीबिया, क्रोकोडाइल, ठीक है, लार्वा, लार्वा वगैरह ये जो होता है ना बेटा, ठीक है, एम्फीबियन में तो एम्फीबियन लार्वा बोल सकते हैं आप इसको। ये सारी चीज, ये सारे जो है बेटा वो अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है? देखिए इसके बारे में एक और चीज है, अमोनिया इज रेडिली सोल्यूबल एंड इट इज जनरली एक्सक्रीटेड थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस, ठीक है, थ्रू गिल्स, ठीक है? तो एज अमोनियम आयंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि फिश में से अमोनियम आयंस निकलते हैं एज एन एक्सक्रीशन, ठीक है? तो उनके गिल्स से भी निकलते हैं बेटा ये, ठीक है? अगर आप बोलेंगे मोस्ट ऑफ द जो फिशेस होती है बेटा इसमें अमोनिया का जो एक्सक्रीशन है 75% इट इज डन बाय गिल्स एंड 25% इट इज डन बाय किडनी, ठीक है बेटा? तो इनके लिए गिल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू किडनी। अगर मैं आपको पूछूं कि किसी फिश की मैंने गिल्स निकाल दी एंड किसी फिश की मैंने किडनी निकाल दी, तो जिसकी मैंने किडनी निकाल दिया ना वो तो भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी क्योंकि उसका रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों फंक्शन हो रहा है बेटा, क्योंकि अमोनियम आयंस निकाल रही है वो। वेरी क्लियर है ना? दो टर्मिनोलॉजीज को और एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। एक है ऑस्मो ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर, ठीक है? तो एक टर्म है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं बेटा कि जो अपनी ऑस्मोलैरिटी को अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है बेटा? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बाहर का एनवायरमेंट चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली अंदर का भी एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, तो अंदर का ये भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि इनके अंदर पानी का इनपुट अंदर होके वो मर जाएंगे, ठीक है? इसके अपोजिट होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स।
ठीक है। तो ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं बेटा, द एनिमल्स हु कैन मेंटेन देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल रिगार्डलेस ऑफ एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि फिशेज है, ह्यूमंस है, लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स है बेटा। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने जो बॉडी के अंदर के ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, जैसे इसको आपको समझने के लिए आप ये भी बोल सकते हो, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये जो है ना, ये एज पर एनवायरनमेंट अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाते। बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाहर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, बाहर के पानी में खारापन बढ़ा, तो इनके बॉडी के अंदर का लिक्विड का भी खारापन बढ़ जाता है। लेकिन ये वाले जो है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, बाहर का टेम्परेचर 16 डिग्रीज हो जाए, पर इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब बाहर में ऑस्मोलैरिटी कम हो चाहे ज्यादा हो। ठीक है बेटा, मैं टेम्परेचर का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन इसका आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन जैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, चलिए, तो आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक ह्यूमन है, एंड ह्यूमन समुद्र में पानी में चला गया नहाने के लिए, तो क्या उसके अंदर के बॉडी का जो फ्लूइड है या जो ब्लड है, इसका भी पीएच चेंज हो गया? क्योंकि बाहर का तो पीएच आपको पता है बेटा कि बहुत ज्यादा है ना, एसिडिक है या खारापन है, जो भी है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये होते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, चलिए, इसके बाद ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, रिमूवल टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेस नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, कन्वर्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको आपको पता है बेटा, यूरिया के लिए वन 1 ग्राम के लिए 50 ml वाटर लगता है। ठीक है, 50 ml वाटर लगता है। एंड यूरिक एसिड के 1 ग्राम रिमूवल के लिए 10 ml वाटर लगता है। ठीक है, चलिए, तो इतना पता है सभी को। ठीक है, एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेज मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड कॉल्ड यूरियोटेलिक। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बेटा, एम्फीबिया, ह्यूमंस, मरीन फिशेज, ऑल आर यूरियोटेलिक। इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है बेटा? यूरिया, है ना। ठीक है, चलिए, ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver and released into the blood into excrete out through kidney। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता है क्या बोल रहा है इस वक्त? ये आपको पता है बेटा, ये बोल रहा है यूरिया साइकिल। आपको पता है ना बेटा कि यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन लिवर, और ये क्या करता है? मेनली अमोनिया का कन्वर्शन करता है इनटू यूरिया। एंड लिवर अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में करने के बाद ये किसको दे देता है बेटा? ये दे देता है किडनी को। एंड यूरिया को एक्सक्रीट कौन करता है? किडनी। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। यूरिया साइकिल को क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल, या इसी को आप बोल सकते हो क्रेब हैंसलेट साइकिल। ठीक है, इसी को आप क्या बोलेंगे? क्रेब हैंसलेट साइकिल। ठीक है बेटा, ओके, चलिए, तो आपको पता है इसमें दो एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। एंड जो अमाइनो एसिड है, ग्लूटामाइन, NH3, कार्बोफॉस्फेट, एंड इन सारी प्रोसेस होते होते बेटा वो फाइनली कन्वर्ट किस में होता है? आप ऐसे बोल सकते हो, उसका कन्वर्शन हो जाता है इनटू यूरिया, है ना। चलिए, तो ये होता है बेटा। इसमें ज्यादा कुछ आने के चांसेस नहीं है बेटा, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। अभी मेरा फोकस है कि मैं मिनिमम इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको दिला पाऊँ। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है, इनटू द ब्लड। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स एंड अमाइनो एसिड टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। तो अपन पहले ही देख चुके हैं बेटा कि यूरिया एंड NaCl रिटेन करते हैं अपने बॉडी में, स्पेशली इनर मेडुलरी इंटस्टिशियम में, ताकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता रहे। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड सेल, इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपको पता है रेगिस्तान में इमेजिन कीजिए एक रेटल स्नेक है, तो वो रेप्टाइल जो है उसको पानी की कमी है, तो इसलिए वो क्या रहेगा? यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिक एसिड। बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट, इनके पास भी पानी की कमी होती है बेटा, तो देयरफॉर दे बिकम्स यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ओके, चलिए, तो अपन देख चुके हैं बेटा इसमें। चलिए, अब अलग अलग एनिमल्स के पास
कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इस चीज को देखते हैं तो पेज नंबर 291 पे है। सर्वे ऑफ एनिमल्स रिप्रेजेंट वाइड वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, these structures are simply tubular form whereas vertebrates have complex tubular structure called kidney। ठीक है बेटा, तो किडनी के भी आपको पता है 3 टाइप होते हैं बेटा, जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, नेफ्रॉन के 3 टाइप होते हैं, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ठीक है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी 3 टाइप होता है बेटा। तो इसमें जो होता है, अगर डेवलपमेंट के टाइम पे वो एंटीरियर पार्ट से डेवलप हो रही है तो उसको बोलते हैं प्रोनेफ्रिक, अगर मिडल पार्ट से डेवलप हो रही है तो मीजोनेफ्रिक किडनी। ये थोड़ी एडवांसमेंट में कम होती है, ये थोड़ी ज्यादा एडवांस होती है बेटा, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग वगैरह पास मीजोनेफ्रिक किडनी होती है एंड ह्यूमंस वगैरह के पास मेटानेफ्रिक किडनी होती है, क्योंकि वो डेवलपमेंट में जो उसका प्लेट होता है वो लास्ट पोस्टीरियर वाले पार्ट से डेवलप होती है ना। चलिए, सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। जैसे कि अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आएगा फॉर श्योर। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, आपको पता है बेटा, फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया या इनको सोलैनोसाइट्स बोलते हैं बेटा, दे आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ प्लेनेरिया। तो आपको पता है प्लेनेरिया जो कि फ्लैट वर्म होता है बेटा, इसके पास क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, ठीक है, इसको फ्लेम सेल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसमें ये आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर आते हैं बेटा नेफ्रिडिया, ठीक है, तो सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, एम्फिऑक्सिस, इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया इज द प्राइमरी कंसर्न विद द आयोनिक फ्लूइड रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। सो नेफ्रिडिया भी होता है बेटा, जैसे कि एनिलिडा वगैरह होता है ना, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, नेफ्रिडिया जो मेन है ये अर्थवॉर्म में पाया जाता है एंड अदर एनिलिड्स, ठीक है। चलिए, तो नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेन फ्लूइड ऑफ आयनिक बैलेंस, ये भी पता है बेटा। अब इसमें से भी क्वेश्चन आता है बेटा, आपको पता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच वगैरह है, इनमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है बेटा, ठीक है। चलिए, अगर आप कॉकरोच वगैरह में देखेंगे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, तो 100 से 150 मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं येलो कलर के, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, आपको पता है बेटा, क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन, आपको पता है कि ये जो क्रूस्टेशियंस होते हैं ये एक स्पेशल क्लास है। किसका क्लास है आपको पता है ये बेटा, ये है आर्थ्रोपोडा में, ये स्पेशली क्लास है क्रूस्टेशियन, जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोडा होते हैं, जैसे कि प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, ये सारे क्रूस्टेशियंस में आते हैं। एंड इनमें मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा, इनके पास होते हैं एंटीनल ग्लैंड्स, या इनको आप बोल सकते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, है ना। अच्छा बेटा, जो अर्थफॉर्म होता है एंड क्रोकोडाइल होता है, अर्थफॉर्म एंड क्रोकोडाइल, ये बोथ शो ड्यूअल नेचर ऑफ एक्सक्रीशन। आपको पता है बेटा कि जब ये पानी में रहता है, जैसे आपको पता है क्रोकोडाइल भी आपको पता है पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रहता है, तो ये जब पानी में रहते हैं तो ये हो जाते हैं बेटा अमोनोटेलिक, मतलब ये NH3 एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये लैंड पे आ जाता है बेटा तो ये यूरिकोटेलिक हो जाते हैं, मतलब ये आपको पता है बेटा यूरिया यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं ना। तो इतना अपन याद रखेंगे, ठीक है, कि दे शो ड्यूअल नेचर ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए, इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है बेटा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी देख लेते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो आपको पता है बेटा कि ह्यूमंस में जो किडनी है ये दो, वन पेयर ऑफ किडनी होती है बेटा, ठीक है। चलिए, एंड जो राइट किडनी होती है, देखिए हमेशा एक प्लस का सिंबल बना लीजिए, ये जो है आपको पता है ये जो है ये है लेफ्ट किडनी, एंड ये वाली जो है ये राइट किडनी है। तो जो राइट किडनी होती है ना बेटा, ये थोड़ी सी लोअर देन द लेफ्ट किडनी होती है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो राइट किडनी होती है ये थोड़ी सी लो लेवल पे होती है। अब आप इसका आंसर बताइए मुझे कि क्यों ये लो लेवल पे होती है, बताइए, सोचिए। आपको पता है बेटा कि यहाँ पे लीवर होता है एंड लीवर सप्रेसेस द राइट किडनी, ठीक है बेटा, तो इतना अपन याद रखेंगे, ठीक है। और ये बीम शेप होती है बेटा, आपको पता है इसका जो वजन है, सॉरी, इसका जो लेंथ है बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर होती है एंड 5 से 7 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। फीमेल्स में अगर आप बोलेंगे तो किडनी का जो वजन है 120 या 130 ग्राम्स होता है एंड अगर मेल्स में अगर आप बात करें तो 170 ग्राम्स के आसपास होती है बेटा।
अगर इसकी लोकेशन एज पर वर्टिब्रल कॉलम अगर आप बोलेंगे तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन T12 टू L3, मतलब थोरेसिक जो है थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 12 से लेके लंबर की 3, ठीक है। तो लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर तक ये होती है बेटा, ठीक है, बीन शेप्ड होती है। अगर आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है बेटा, पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये इसके पार्ट है। तो ये तो एकदम बच्चों वाली बात है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो न्यू हो, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद किडनी हैज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। तो ठीक है बेटा, आपको पता है अगर ये किडनी है तो यहाँ पे एक छोटा सा नॉच होता है, जहाँ पे ये है एक स्पेशल सा नॉच, यही से आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आर्टरीनल आर्टरी या रीनल वेल यहाँ से जाएगी। इवन अगर आप बोलेंगे तो यूरेटर भी यहाँ से ही बाहर निकलने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि ठीक है, तो दिस नॉच इज कॉल्ड हाइलम विच हेल्प्स यूरेटर ब्लड एंड नर्व्स टू कम आउट, ठीक है। तो यहाँ से एंटर होते हैं, यहीं से निकलते हैं। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड रिनस पेल्विस। तो पेल्विस आपको पता है, एंड इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं बेटा, कैलेसिस, ठीक है, कैलिक्स इसको बोल सकते हैं, आपको पता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसको एक देखता हूँ, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ बेटा, कि आपको पता है ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, ये जुड़ गए, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये 3 जुड़ गए, ठीक है, ये जुड़ गए हैं, अब ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेनली माइनर जुड़े हैं, तो इनको मैं बोलता हूँ बेटा माइनर कैलिक्स, ठीक है। ये एक माइनर कैलिक्स, ये दूसरा माइनर कैलिक्स, ये तीसरा माइनर कैलिक्स। अभी जब माइनर कैलिक्स तीनों जुड़ चुके हैं तो ये एक बार एरिया बन चुका है, इसको मैं बोलूंगा बेटा मेजर कैलिक्स, है ना। एंड मेजर कैलिक्स होने के बाद ये किस में कन्वर्ट कर हो चुका है बेटा, ये कन्वर्ट हो चुका है पेल्विस में, ठीक है। एंड पेल्विस के बाद आप ऐसे बोल सकते हो ये कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद यूरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, एंड उसके बाद पेल्विस, एंड पेल्विस के बाद यूरेटर, ओके। चलिए, तो इसके बाद है बेटा द आउटर लेयर ऑफ द किडनी हैज स्ट्रप कैप्सूल। तो आपको पता है बेटा कि अगर आप किडनी को देखेंगे ना, तो किडनी, दिस इज द किडनी, किडनी की 3 लेयर्स होती है बेटा, एक, ठीक है, एक रेड से बना लिया, एक येलो से बना लेता हूँ, एंड जो आउटर मोस्ट है उसको ब्लू से बना लेता हूँ, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाली ये ब्लू है बेटा, इसको मैं बोलता हूँ थर्ड रीनल फैशिया। क्या बोलूंगा इसको, रीनल फैशिया। जो येलो वाली है बेटा, येलो वाली नंबर 2 है, ये है रीनल फैट। क्या रहेगा इसका, रीनल फैट। एंड अंदर ये जो रेड वाली है बेटा, इसको मैं बोलूंगा फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है बेटा। तो किडनी की भी 3 लेयर्स होती है बेटा, आउटर रीनल फैशिया, नंबर 2 रीनल फैट, एंड सबसे अंदर होती है बेटा, उसको अपन बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, है ना। इतना समझ गए अपन, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन अपन पता है, ठीक है। द इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, द आउटर इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज कॉल्ड मेडुला, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि अगर ये किडनी है तो इसके 2 रीजन्स होते हैं, एक 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 एक, एक इस तरह से, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये अपने को पता है। तो ये जो बाहर वाला है इसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर जो है इसको बोलते हैं मेड्यूला, है ना, ठीक है। पता है अपने को ये बात। जैसे ब्रेन में भी होता है बेटा, ब्रेन का भी आउटर होता है पार्ट कॉर्टेक्स, इनर होता है मेड्यूला। अगर आप ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी में भी ऐसा होता है बेटा, ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन मेड्यूला वाला पार्ट होता है बेटा। अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड के पास भी ऐसा ही होता है। एड्रिनल ग्लैंड के पास बाहर जो वाला होता है उसको बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स, एंड इनर वाले पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला, है ना। इनर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। चलिए, तो कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस कॉल्ड पिरामिड, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट इसमें डायग्राम आने वाला है बेटा, कि इसमें पिरामिड नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, मेड्यूला वाले रीजन में, ओके। तो जैसा कि अपने को दिखाई दे रहा है बेटा कि ये वाला जो हिस्सा है, दिखाई दे रहा है आपको, राइट, इसके बाहर वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड
कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, एंड ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर का, इसको अपन बोलेंगे बेटा मेड्यूला। ठीक है। अब मेड्यूला में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, ये मेडुला के पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है। अब कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेड्यूला के अंदर चला जाता है, फिर से देखिए, कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेड्यूला के अंदर जा रहा है, कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेड्यूला के अंदर जा रहा है, कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेड्यूला के अंदर जा रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे रीनल कॉलम। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा कॉलम ऑफ बर्टीनी। नीट 2020 आ रहा है ये एमसीक्यू, लिख लो। ठीक है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि रीनल कॉलम्स का, सॉरी, रीनल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो इधर जाता है बेटा, कहाँ, मेड्यूला के बीच में चला जाता है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में चला जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी, या इसको आप रीनल कॉलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ईच किडनी इज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब हर एक किडनी में 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब दोनों किडनी मिला के 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं आपके बॉडी में। ओके बेटा, तो इनको स्ट्रक्चर्स को क्या बोलता है बेटा, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना बेटा, ये देखिए ये छोटे छोटे से दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई देगा यहाँ पे छोटे छोटे से जो है, ये हो गए रीनल कैलिक्सिस, माइनर कैलिक्सिस, माइनर कैलिक्सिस जुड़ रहा है बेटा, तो ये क्या बन रहा है, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स किससे जुड़ रहा है, पेल्विस। ठीक है, एंड पेल्विस किससे जा रहा है, यूरेटर, है ना, तो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए रीनल पेल्विस जुड़ रहा है बेटा, ये वाला जो हिस्सा बना, उसके पहले ये वाला जो हिस्सा है ये मेजर कैलिक्स, एंड ये छोटे छोटे जो है वो माइनर कैलिक्स है बेटा, है ना, इस तरह से मैंने आपको बताया था बेटा। फिर से देखिए, ये देखिए ये ऐसे 3 हिस्से हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया माइनर कैलिक्स, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो गया मेजर कैलिक्स, एंड ये वाला जो हिस्सा हो गया बेटा वो हो गया पेल्विस, है ना। चलिए, इसके बाद ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, तो एक नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, क्या बोल रहा है, सीधा सीधा सुनिए, यहाँ पे ये हो गया नेफ्रॉन का ट्यूब, रीनल ट्यूब्यूल, एंड यहाँ पे आर्टरी का एक जंजाल बन जाता है, ये आती है एफरेंट, ये है इफरेंट। तो नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, नंबर 1 ग्लोमेरुलस एंड नंबर 2 ये रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, ये दोनों मिला के मैं बोलूंगा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ऐसा मत इमेजिन कीजिए बोमेन को पीसीटी डीसीटी एंड यही हो गया, ये तो सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल हो गया बेटा। ग्लोमेरुलस मतलब टफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी होता है बेटा। ठीक है, चलिए, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट एंड फाइन ब्रांच एंड of artery and glomerulus carry the blood away through efferent। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि जो बोमेंस कप है, बोमेंस कप में एक ऐसी आर्टरी आती है जो ब्लड को लेके आती है। ठीक है, तो ये जो ब्लड को लेके आने वाली है ये थोड़ी सी मोटी होती है, और इसको बोलता हूं मैं ए फॉर एफरेंट। उसके बाद एक पतली सी है जो यहाँ से ब्लड को लेके जाती है, इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, इफरेंट। तो ए जो है एफरेंट वो मोटी होती है, इफरेंट जो होती है वो पतली होती है, थिनर होती है बेटा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। इसके बाद ठीक है, द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। आपको पता है बेटा कि ये जो कैप्सूल होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, बोमेंस कैप्सूल बोलता हूँ बेटा। इनक्लोज ग्लोमेरुलस along with बोमेल कैप्सूल इज कॉल्ड मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर चांसेस है क्वेश्चन आने की। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्फिजियन बॉडी, या व्हाट डू यू मीन बाय रीनल कार्पस्कल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है उसने कि अगर ये बोमेंस कप है और यहाँ पे एफरेंट एंड इफरेंट आ रही है, तो इतना जो पार्ट बन रहा है, कितना, मतलब ये वाला, ये ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, ये मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, इसको मैं बोलता हूँ रीनल कार्पस्कल, या इसको मैं बोलूंगा मेल्फिजियन बॉडी। ठीक है,
चल, द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड, सबसे ज्यादा कॉइल्ड जो नेटवर्क होता है बेटा उसको बोलता हूं मैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज्यादा कॉइल्ड क्या है, कौन सा कॉइल्ड है? तो आंसर इसका है बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ज्यादा कॉइल्ड है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे देखिए जो जो चीजें मैंने आपको बताया था यहाँ पे, एक है एफरेंट जो लेके आई, ये जो इफरेंट है ये बोमन कैप्सूल से लेके गई। ठीक है, इसके बाद ये जो है येलो वाला स्ट्रक्चर ये है बेटा बोमेन्स कप। इसके बाद जुड़ता है बेटा पीसीटी, जो पीसीटी है वो ग्लोमेरुलस कप से पास वाला ट्यूब्यूल है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो है बेटा ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एंड ये वाला जो हिस्सा है वो लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है बेटा, इसके बाद ये जो इफरेंट होता है, इफरेंट ही थोड़ी देर के बाद ये पूरे जो लूप ऑफ हेनले है बेटा इसको पूरा कॉइल एंड आजू बाजू में स्ट्रक्चर ये कर लेती है, कॉइल हो जाती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वाजा रेक्टा। तो वाजा रेक्टा इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ इफरेंट आर्टेरियल, एंड ये क्या फॉर्म करती है बेटा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी फॉर्म करती है ना, अराउंड द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, एंड पूरे नेफ्रॉन के आजू बाजू में, वेरी क्लियर। तो जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, एंड फाइनली ये पूरा जो नेफ्रॉन है कहाँ पे एंड होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में एंड होता है। कलेक्टिंग डक्ट से ऐसा नहीं कि ये इकलौता एक नेफ्रॉन कनेक्ट हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये एक दूसरा नेफ्रॉन है वो भी कलेक्टिंग डक्ट से होगा, ये एक तीसरा नेफ्रॉन होगा वो भी कलेक्टिंग ट्यूब से कनेक्ट होगा, ये एक चौथा नेफ्रॉन होगा वो भी इससे कनेक्ट होगा। तो देर आर 7 to 8 nephrons that get connected to a single connecting duct, है ना बेटा। ठीक है, इतना अपने को याद है। चलिए, तो आपको पता है बेटा कि अ हेयरपिन स्ट्रक्चर लूप, हेनलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पार्ट। तो आपको पता है बेटा कि पीसीटी के बाद ये आपको पता है कि लूप ऑफ हेनले होता है, ये जो होता है ये डिसेंडिंग होता है, ये असेंडिंग होता है। और आपको पता है बेटा ये जो डिसेंडिंग पार्ट है दैट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू NaCl एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है बेटा दैट इज परमिएबल टू NaCl बट इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, चलिए, द ascending and descending part, the ascending part continues as other coiled structure, highly coiled structure, that is distal convoluted tubule बेटा। ठीक है, द DCT, अच्छा एक और बात बता दो बेटा कि ये जो PCT होता है ना इसके कॉइल स्ट्रक्चर में एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज होता है 100%, एंड इसके लिए लगता है ATP। तो इसके जो ब्रश बॉर्डर होता है ना, जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है बेटा, उसमें आप ऐसे बोल सकते हो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज करवाता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीएब्सॉर्ब होती है ना। चलिए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल द DCT में ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब। तो अभी अभी देखिए अपन बेटा विच कन्वर्ज इन ओपन इनटू रीनल पेल्विस इन द मिड्यूलरी पिरामिड इन द कैलिक्सिस। ठीक है बेटा, चलिए, द मैल्फिजियन कार्पल्सल्स PCT एंड DCT, malphizian corpuscles PCT DCT and nephron are situated in the cortical region where loop of Henle is in the medulla। ठीक है बेटा, देखिए ये क्या बोल रहा है कि जैसे ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये है कॉर्टेक्स, ये वाला जो पार्ट है वो मेड्यूला है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो बोमेन्स कप है, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये सारी चीजें जो है बेटा ये कॉर्टिकल रीजन में है, मतलब कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। जबकि लूप ऑफ हेनले जो है आपको पता है कहाँ जा रहा है, ये लूप ऑफ हेनले आपको पता है मेड्यूला वाले रीजन में जा रहा है ना। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट एंड द नेफ्रॉन इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है बेटा। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखिए कि क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है बेटा कि ये जो है ये नेफ्रॉन है,
लेकिन कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनका ये जो लूप ऑफ हेनले है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ही रहता है, मेड्यूला में जाता ही नहीं है। एंड ऐसे नेफ्रॉन्स को अपन बोलते हैं बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और अगर आप बोलेंगे तो 85% ऑफ द जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकलर नेफ्रॉन्स ही है, ठीक है। एंड इनका देखिए ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन है बेटा, इसका मेन फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। इनका मेन फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन। अब बचते हैं 15%, एंड 15% होते हैं बेटा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कैसे नेफ्रॉन होते हैं कि ये जो है इनका जो लूप ऑफ हेनले है बेटा, ये मेडुला वाले रीजन में जाता है। तो ऐसे नेफ्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखिए और ये होते हैं बेटा 15%, एंड इनका मेन फंक्शन होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का मेन फंक्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। वेरी क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए तो ये अपने को पता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये टोटल कितने होते हैं बेटा, ये 15% ही होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ही होते हैं। ओके चलिए नाउ इसके बाद बोल रहा है बेटा the afferent arteriole emerging from glomerulus form a fine network of capillaries around the renal tubule called peritubular capillary, ठीक है बेटा। आपको पता है कि अभी अभी अपन ने जो बोले कि दैट इज ये बोमेन्स कप में एक आती है एफरेंट जो सारी चीजें फिल्ट्रेट लेके आती है, ठीक है। एक है इफरेंट जो पतली है, जो चीजों को लेके जाती है, ठीक है बेटा। तो ये जो है इफरेंट आर्टेरियल जो है इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में से निकल रही है, फॉर्म्स अ फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज around the renal tubule called peritubular capillary and a minute vessel of which runs parallel into U shape, ठीक है। तो इफरेंट जो है इसी यही फ्यूचर में जाके क्या बनाने वाली है, ये बनाने वाली है बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। एंड यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का एक छोटा सा हिस्सा रहेगा जिसको अपन बोलते हैं वाजा रेक्टा। वो किसको कॉइल करेगा, वो लूप ऑफ हेनले को कॉइल करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। अगर आप बोल रहे हैं ये है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में एक आई एफरेंट ग्लोमेरुलस बनाई और ये इफरेंट निकली। ये जो इफरेंट निकली है यही नेफ्रॉन के अलोंग कॉइल करने वाली है, ठीक है बेटा। एंड इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। एंड पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का ही एक छोटा सा हिस्सा होगा जो यू शेप हेनले लूप को यू शेप का ही रहेगा, उसको मैं बोलूंगा बेटा वाजा रेक्टा। तो वाजा रेक्टा यू शेप का है एंड वो किसको कॉइल कर रहा है, वो लूप ऑफ हेनले के आसपास रहता है ना, यही बात बोली गई है। ओके तो ये वाजा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले यही फ्यूचर में पता है आपको बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म को करने वाले हैं। एंड यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, तो वो कौन सा होता है बेटा, दैट इज लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे बोला है बेटा वाजा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जो वाजा रेक्टा होता है ये हाईली रिड्यूस होता है बेटा किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, ठीक है। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। तो आपको पता है बेटा कि जो यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 स्टेप्स में होती है। नंबर 1 इसमें होता है बेटा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। नंबर 2 इसमें होता है बेटा, आपको पता है क्या रहेगा, इसमें रहेगा सिलेक्टिव सीक्रीशन। एंड थर्ड स्टेप है दैट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, सॉरी सेकंड जो स्टेप है दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन बेटा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, या इसको कभी कभी आप ऐसे बोल सकते हो इसके जो साइंटिस्ट है इसके नाम से भी बोला जाता है। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे इसका नाम था स्टार्लिंग हाइपोथेसिस, ये भी बोला जाता है बेटा इसको, ठीक है। तो ये चीजें अपन याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आपको पता है बेटा यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। नंबर 1 ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है।
ओके, तो ये अलग-अलग पार्ट्स में होता है। मेनली अगर मैं बोलूँ बेटा, तो ये ऐसे होता है, ठीक है? नंबर 1 जो होता है, नंबर 1 जो स्टेप है, वो यहाँ होती है बेटा, ठीक है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। मेनली जो रीएब्ज़ॉर्प्शन है, वो सेकंड में होता है बेटा, एंड थर्ड जो होता है सिक्रीशन, वो यहाँ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मेनली 3 चीज़ें होती है बेटा, जो होती है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। आपको पता है बेटा कि पूरे बॉडी में 1 मिनट में ml इज़ फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट रफली 1/5। तो आपको पता है बेटा कि अगर मैं बोलूँ कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप होता है आउट ऑफ वेंट्रिकल्स इन द हार्ट, तो 5 लीटर का 1/5 कितना हुआ? 1/5 होगा ऑलमोस्ट 1 लीटर या 1100, है ना बेटा? तो ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर या 1 लीटर जो है किडनी फ़िल्टर करती है पर मिनट। तो 1100 से 1200 ब्लड इज़ फ़िल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, जो कि है 1/5 कितना? जितना एक हार्ट पंप करता है 1 मिनट में। है ना बेटा? ठीक है? चलिए, तो वही बात बोलने की कोशिश की है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट बात बोल रहा है कि बाय वेंट्रिकल बाय द हार्ट इन मिनट, ठीक है? ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन बाय द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स, ठीक है बेटा? तो अभी आपको पता है बेटा कि ये जो 3 लेयर्स है, ये कौन सी है? नंबर 1 द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल। तो आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है बेटा, यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई देगा जो फर्स्ट लेयर है, वो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम होती है बेटा, ठीक है? यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो कि पोर होने वाला है ब्लड, ठीक है? अंदर जाने वाला है। दूसरी जो लेयर होती है बेटा, वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है बेटा। एंड थर्ड जो होते हैं, वो बोमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम होती है। एंड इस बोमन कैप्सूल के एपिथेलियम में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, पोडोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है? इनका अगर आप देखेंगे तो पोडोसाइट सेल्स के बीच में एक स्लिट पोर होती है। ये बहुत ही छोटे-छोटे से पोर्स होती है बेटा, जिसको स्लिट पोर बोला जाता है। एंड अगर टेक्निकली अगर आप देखेंगे, तो इसकी जो लेंथ होती है, वो 40 नैनोमीटर्स होती है इन स्लिट पोर्स की, 40 नैनोमीटर्स, ठीक है बेटा? तो इतने से माइन्यूट से पोर्स होते हैं बेटा, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 3 लेयर से ये क्रॉस हो रही है बेटा। नंबर 1 एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल, नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड नंबर 3 बोमेन्स कैप्सूल एपिथेलियम, ठीक है? एंड जिसमें वो क्या होता है बेटा, पोडोसाइट्स, एंड पोडोसाइट्स के बीच में क्या होते हैं, स्लिट पोर्स होते हैं, जिनकी जो लेंथ होती है 40 नैनोमीटर होती है, एंड वहां से चीजें पोर होती है, ठीक है? चलिए, तो ये डायग्राम ज़रूर याद रखेंगे बेटा। पोडोसाइट्स में क्या होते हैं, माइन्यूट स्लिट पोर्स होते हैं बेटा, ठीक है? ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली दैट दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। तो इसमें से सारी चीजें चली जाती है, ठीक है? लेकिन प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट चले जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द बड़े प्रोटीन्स एंड आरबीसी, ठीक है बेटा? तो बड़े-बड़े जो प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन नहीं जा पाते हैं, एंड रेड ब्लड सेल्स, ये नहीं जा पाते हैं। बाकी सारी चीजें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में चली जाती है, ठीक है बेटा? चलिए, तो अब एक और चीज़ है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक चीज़ जो एनसीईआरटी में नहीं दी है कि व्हाट इज़ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, व्हाट इज़ द नेट प्रेशर, इस तरह का कभी-कभी एमसीक्यू आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पे आपको 3 तरह के प्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 जो सबसे बड़ा प्रेशर है बेटा, दैट इज़ ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बेटा ये। एंड ये जो अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, तो ये 65 या 55 एमएम ऑफ एचजी रहता है। ये ब्लड कैपिलरी का मेन प्रेशर है, मतलब ब्लड कैपिलरी का दबाव है, ठीक है? यहाँ से इस रेट पे एफरेंट एफरेंट जो आर्टेरियोल है, वो ब्लड को लेके आ रही है फिल्ट्रेशन करने के लिए। वेरी क्लियर? तो ये मेन प्रेशर होता है, जो कि होता है 50। इसके अपोजिट 2 प्रेशर काम करते हैं बेटा, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ब्लड के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड को बाहर आने से रोकता है। तो ये कहीं न कहीं उसके अगेंस्ट काम करेगा ना, तो इसको आप बोल सकते हो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि अराउंड 30 एमएम ऑफ एचजी होता है। ओके? एंड एक चीज और है बेटा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब ये भी बोमेन्स कैप्सूल है ना, वो भी एक प्रेशर जनरेट करता है बेटा,
जो अगेंस्ट इसके काम करेगा, तो वो भी अराउंड आप ऐसे बोल सकते हो बेटा 15 mm ऑफ Hg होता है। वेरी क्लियर, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो नेट प्रेशर, जिस प्रेशर पे ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बाहर निकल रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है अंदर, वो अराउंड 10 mm ऑफ Hg हो जाता है। वेरी क्लियर बेटा, 10 mm ऑफ Hg, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना हो गया 45। तो 10 mm ऑफ Hg इज द नेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेशर। ये डायग्राम भी हो सके बेटा तो थोड़ा सा एक रफ में बाजू में बना लीजिए। ओके, चलिए, तो इतना समझ गए बेटा अपन। चलिए, तो नेक्स्ट चीज पे आ चुके हैं बेटा अपन के। तो एक एक छोटी सी चीज और याद रखेंगे बेटा कि NaCl जो होता है, ठीक है, अपना जो खाने का नमक होता है बेटा, अगर इसकी जो अगर डिलीवरी टू इसकी DCT में अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाया गया, तो आपको पता है बेटा कि DCT से NaCl का या Na प्लस का रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड अगर सोडियम आयंस वापस ब्लड में चला जाए, रीएब्जॉर्ब होते रहा, तो इससे क्या होता है कि वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। एंड वाटर रिटेंशन अगर बढ़ गया तो BP होने के चांसेस होता है। एंड इसको सेंस करता है मैक्यूला डेंसा। ये जो होता है ना बेटा, मैक्यूला डेंसा होता है। मैक्यूला डेंसा सेल्स जो होते हैं, ये चेंजेस को सेंस कर सकते हैं। एंड ये JGA सेल्स को एक्टिवेट करता है टू रिलीज रेनिन। एंड इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि राज मैकेनिज्म चल पड़ता है। एंड इसकी वजह से मैक्यूला डेंसा जो सेल्स हैं, ये बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, चेंजेस को ये महसूस कर पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो BP वाले पेशेंट है, इनको नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मैक्यूला डेंसा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड DCT से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। वेरी क्लियर बेटा, रास मैकेनिज्म की वजह से। एंड अगर रास मैकेनिज्म की वजह से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन चला गया, बढ़ गया, ब्लड में वापस चला गया, तो वाटर का रिटेंशन हो जाएगा एंड BP बढ़ जाएगा। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं बेटा इसके। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मतलब एक किडनी में जितना फ़िल्ट्रेट अंदर जाता है या बनता है, उसको मैं क्या बोलूँगा, ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेशन रेट। एंड पर इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे, तो ये बोला गया है 125 ml पर मिनट। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 125 ml, तो 125 ml पर मिनट, मतलब अगर आप बोलेंगे 60 मिनट में, ये हो जाता है बेटा 7500 ml। कितने देर में? 1 घंटे में। और आपको पता है ऐसे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे में ये हो जाता है बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तो ये इतना हो जाता है बेटा 1 लाख, सॉरी 1,80,000 ml, या फिर आप इसको 180 लीटर बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो 180 लीटर पर डे बनता है बेटा। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म टू रेगुलेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय juxtaglomerulus apparatus। ठीक है, तो juxtaglomerulus apparatus is a region formed by cellular modification of distal convoluted tubule and afferent arteriole। ठीक है बेटा, तो अब ये NCERT बोलती है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, लेकिन अब NCERT बोल रही है तो मानना ही पड़ेगा बेटा। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टेरियोल, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म की है जिसका नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस। और आपको पता है बेटा कि अगर ये एक्टिवेट हो गए तो वो क्या रिलीज करेंगे, अगर GFR कम होने लगे, ब्लड फ्लो कम होने लगे, या BP लो होने लगे, तो आपको पता है कि रास मैकेनिज्म काम करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है बेटा, एंड इसकी वजह से फिर BP शूट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये मैकेनिज्म ऑलरेडी अपन देख चुके हैं बेटा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये देख चुके हैं। ठीक है, a comparison of volume of filtrate per day 180 liter which is urine released 1.5 suggests that nearly 99%। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि अगर आपके बॉडी में 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है एंड इसमें से सिर्फ अगर आप 1.5 या 1 लीटर ही एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं 178.5 लीटर तो आप रीएब्जॉर्ब कर रहे हो, है ना? तो आप कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि 99% जो फ़िल्ट्रेट बन रहा है, उसको तो अपन रीएब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं।
एंड इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा बेटा, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स इन द different segments of the nephron perform this either by active और passive mechanism, ठीक है बेटा। तो ये जो काम करता है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जो उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करे, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो उसको पैसिवली ट्रांसपोर्ट करे बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एंड सोडियम आर रीएब्सॉर्ब एक्टिवली, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड सोडियम ये एक्टिवली ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब रीएब्सॉर्ब होते हैं। इसको स्टार मार्क करो, ठीक है बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए, आर रीएब्सॉर्ब्ड whereas wide amount of nitrogen and waste are absorbed by passive transport। बाकी जो वाइड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। चलिए, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये भी पैसिवली होता है, लेकिन अगर इनिशियल सेगमेंट मतलब पीसीटी, लेकिन अगर कुछ स्पेशल सिचुएशन है तो फिर वो उसकी कंडीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि ये जो नेफ्रॉन है, इसमें ये जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ये क्या रिलीज कर सकते हैं, ये H+ सिक्रीट कर सकते हैं K+ अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो ये सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट मतलब है ट्यूब के अंदर डालना, रीएब्सॉर्ब करती है मतलब ट्यूब के बाहर डालना, ठीक है। रीएब्सॉर्ब मतलब ट्यूब के बाहर, सिक्रीट मतलब ट्यूब के अंदर, है ना बेटा। जो चीजें चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास K+ बहुत ज्यादा है, K+ चाहिए तो मैं क्या बॉडी में डालूंगा, नहीं, उसको एक्सक्रीट आउट कर दूंगा इस कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाद में, है ना। क्योंकि ये कहाँ मिलने वाला है, किडनी के यूरेटर में जाके मिलने वाला है एंड वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बेटा, है ना। तो एक्स्ट्रा की जो चीजें है वो उसको मैं सिक्रीट कर दूंगा। सिक्रीट करना मतलब एक्सक्रीट कर देना, ठीक है। रीएब्सॉर्ब करना मतलब वापस ले लेना, है ना। ओके बेटा। तो बहुत सारी चीजें हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जैसे मैं बोल रहा हूँ H+ आयंस कम है तो H+ आयंस वो रिटेन करेगा, अगर K+ आयंस ज्यादा है तो K+ आयंस को वो एक्सक्रीट कर देगा, मतलब सिक्रीट कर देगा, ठीक है। चलिए, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो काम करता है। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि क्या किडनी एंडोक्राइन फंक्शंस दिखाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि किडनी में से अभी अभी पहले ही अपन देख चुके हैं बेटा, रेनिन नाम का हार्मोन निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर सकता है बेटा। इसके अलावा भी आप ऐसे बोल सकते हो एरिथ्रोपोइटिन नाम का भी एक हार्मोन है जो किडनी से निकलता है। इसकी वजह से आप ऐसा बोल सकते हो कि किडनी हैज एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें से भी कुछ ना कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि आरबीसी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, ओके। चलिए, तो देख रहा हूँ मैं कोई चीज ऐसी छूट तो नहीं गई है मेरे से, जो मेरे नोट्स है या फिर मैं बोल नहीं पा रहा उसको, ओके बेटा। चलिए, तो ऑलमोस्ट अपन ने सारी चीजें कवर कर ली है एंड जो जो बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी आपकी मिनिमम 15 बार पढ़ी होनी चाहिए बेटा। एमसीक्यू लगाओ, फिर से एनसीईआरटी पे आओ, फिर से एमसीक्यू लगाओ, फिर से एनसीईआरटी पे आओ, ठीक है। चलिए, तो फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल ये लास्ट पार्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। कौन से ट्यूब्यूल्स है, क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इन्हीं के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल है तो सीधी सीधी बात है, सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं वो सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या करता है बेटा, ये ब्रश बॉर्डर होने की वजह से सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ना, फॉर एब्जॉर्प्शन नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट, ठीक है बेटा। तो आपको पता है 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा, बाइकार्बोनेट्स है, NaCl है, न्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम है, वाटर है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से 70 to 80% ऑफ द चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाती है ना, ठीक है। एंड इसके बाद ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, ये तो 100% रीएब्सॉर्ब हो जाता है बेटा, है ना, ठीक है। चलिए,
ठीक है। ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम एंड पोटेशियम इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है बेटा, तो ये डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एसिडिक लग रहा है या बेसिक लग रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द आउटसाइड द फ्लूइड एंड बॉडी फ्लूइड्स, आप ऐसे बोल सकते हो। एंड पीएच को देख के अगर पीएच ज्यादा हो रहा है तो वो हाइड्रोजन आयंस को सीक्रेट कर देगा। सीक्रेट कर देना मतलब एक्सक्रीट कर देगा, ताकि ताकि बॉडी का पीएच या आयनिक बैलेंस बना रहे। ठीक है बेटा, तो डिपेंडिंग अपॉन वो सारी चीजें को सीक्रेट करेगा या फिर रीएब्सॉर्ब करेगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो वही बात बोली गई है बेटा, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे वही बात बोली गई है, जो पीसीटी है ये हेल्प करता है मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब अगर ज्यादा है, पीएच बिगड़ रहा है, तो वो सिक्रेट कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा। अमोनिया ज्यादा है, उसको भी एक्सक्रीट कर देगा। पोटेशियम आयन ज्यादा है, उसको भी एक्सक्रीट कर देगा इनटू द फिल्ट्रेट। हाँ, एंड अगर बाइकार्बोनेट आयन कम लग रहा है तो उसको रीएब्सॉर्ब कर लेगा बेटा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वो बदलते रहे। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा लूप ऑफ हेनले। आपको पता है रीएब्सॉर्प्शन इज मिनिमम असेंडिंग लिम्ब, हाउएवर दिस रीजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलैरिटी इन द इनर मेडुलरी रीजन। तो आपको पता है बेटा कि इनर मेडुलरी रीजन में काउंटर करंट मैकेनिज्म भी हो रहा था, एंड साइमल्टेनियसली आप ऐसे बोल सकते हो कि वहां पे यूरिया एंड NaCl का कॉन्सेंट्रेशन अपन ने बहुत ज्यादा रखे थे टू रीएब्सॉर्ब वाटर। ठीक है, चलिए, द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर and impermeable to electrolytes. This concentrate the urine as well as move down. ठीक है, the ascending loop of Henle is impermeable to water but permeable to electrolytes actively or passively. Therefore, a concentration filtrate is passed upward. It gets diluted due to the passage of electrolyte in the medullary fluid. ठीक है बेटा, यही बात बोली गई है यहाँ पे कि इसका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट impermeable to electrolytes, एंड इसका जो ascending loop of Henle that is permeable to NaCl, impermeable to water। एंड जैसे 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 आप देख पा रहे हैं बेटा कि यहाँ से जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएगा, तो आपको पता है कि NaCl यहाँ से निकलते जा रहा है, NaCl निकलते जाएगा, तो ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको पता है therefore the concentration of the filtrate pass upward, it gets diluted due to passage of electrolyte into medullary fluid। तो ये जो निकलते जाएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है NaCl एंड यूरिया की जरूरत किडनी में भी होता है, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भी होती है। ठीक है, तो वो डाइल्यूट होते जाएगा जो वहां से निकलते जाएगा। वेरी क्लियर। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आपको पता है DCT, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल कम हो रहा है, या फिर वाटर का लेवल कम हो रहा है, GFR कम है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बॉडी का जो ब्लड लेवल है वो कम हो रहा है, फ्लूइड लेवल कम हो रहा है, GFR लो है, BP लो है, तो ऐसे सिचुएशन में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करेगा। कौन करेगा? सोडियम करेगा, सॉरी DCT करेगा। किस किस चीज करेगा, क्या करेगा बेटा? सोडियम का एंड वाटर का। takes place in this segment. DCT also capable of reabsorption of बाइकार्बोनेट आयन एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम है बेटा, पेज नंबर 295 पे, वहां पे आप देख पाएंगे बेटा। एंड NH3 टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव मतलब कंडीशनल पे डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे होगा। यहाँ पे जब कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, या आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई BP लो हो गई, इमरजेंसी हो गई, तब ये कंडीशनल सिचुएशन में यही काम करेगा, है ना। ठीक है बेटा, तो बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये वाला जो लाइन है ना, इसके ऊपर की लाइन देखिए, आपको दिखाई देगी कि इसके ऊपर की जो है, ये वाला जो रीजन है थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है बेटा। ये वाला जो रीजन है इसके ऊपर का, ये है कॉर्टेक्स। इसके नीचे का जो रीजन है वो मेडुला है बेटा। अब जो चीजें मुझे नहीं चाहिए उसको मैं क्या कर दूंगा? सीक्रेट।
तो एनसीईआरटी में यहाँ पे ना आप ऐसा बना लीजिए बेटा कि जो चीज़ें ट्यूब्यूल के अंदर जा रही है वो सिक्रीट हो रही है एंड जो ट्यूब्यूल के बाहर निकल रही है वो रीएब्जॉर्ब हो रही है। जैसे मैं नहीं चाहूँगा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मेरे यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाए। मैं चाहता हूँ वो रीएब्ज़ॉर्ब हो जाए। मैं चाहता हूँ वाटर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट ना हो, वो रीएब्ज़ॉर्ब हो जाए। बहुत सारे बाइकार्बोनेट आयन्स मैं एक्सक्रीट आउट नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत सारा NaCl एक्सक्रीट आउट नहीं करना चाहता हूँ, सीक्रेट नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो रीएब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो जितने भी एरो बाहर निकल रहे हैं ट्यूब्यूल में से, वो है बेटा रीएब्ज़ॉर्ब। ये है रीएब्जॉर्ब। एंड अगर आप बोलेंगे जो ट्यूब के अंदर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहे हैं सिक्रीट। तो ये इधर लिख लीजिए बेटा आप रीएब्जॉर्ब एंड यहाँ पे लिख लीजिए जो अंदर जा रहे हैं वो सिक्रीट। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है कॉर्टेक्स एंड ये वाला रीजन है मेड्यूला। ठीक है बेटा, चलिए। तो और भी कुछ चीजें इसमें है नहीं, जैसे कि आपको पता है बेटा कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म था एंड ये था मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है उसमें से भी यूरिया यहाँ जाता है बेटा एंड यूरिया फिर से रीएब्जॉर्ब होते रहता है लूप ऑफ हेनले एंड ये जो होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट के बीच में। ठीक है, तो इंटरस्टिशियम में जाता है, फिर वो लूप ऑफ हेनले में जाता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में, तो इधर से रीएब्जॉर्ब होता रहता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बेटा कि इस वाले रीजन में जो मेडुला वाले रीजन है बेटा, इसमें मेनली NaCl एंड यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। क्यों? टू रीएब्जॉर्ब वाटर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे पूरा वाटर रीएब्जॉर्ब होते रहेगा यहाँ से भी एंड हर जगह से। ठीक है, चलिए, तो इतना अपने को पता है। ओके, लास्ट पार्ट जो है बेटा इसका देख लेते हैं। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, दिस डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला। ठीक है, तो कुछ हिस्सा जो है बेटा इसका कॉर्टेक्स में है, कुछ हिस्सा इसका मेड्यूला में है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारा पानी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मतलब इसमें से अगर पानी निकाल दूंगा मैं, कलेक्टिंग ट्यूब में से पानी निकाल दिया, तो अब ये आने वाली यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, मतलब वो कैसे हो जाएगी, हाइपरटोनिक यूरिन, या आप इसको बोल सकते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो गई। दिस सेगमेंट अलाउस पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू, ठीक है, तो यूरिया भी इंटरमेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जाता है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज है। यहाँ से यूरिया निकलता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि मेड्यूला वाले रीजन में, इंटरस्टिशियम वाले रीजन में यूरिया एंड NaCl का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने को चाहिए रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, चलिए, तो इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस। ठीक है, तो सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस भी ये कर रहा है बेटा, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा चैप्टर अपना खत्म हो चुका है बेटा। ठीक है, एंड मैक्सिमली जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीजें बोला है बेटा, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक बार कौन सा एनिमल किस तरह का एक्सक्रीट आउट कर रहा है उस चीज को देख लीजिए बेटा। ठीक है, जैसे एंटीनल ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल है। ठीक है, उसके बाद प्रोटोनेफ्रिडिया है, लोकेशन ऑफ किडनी, लेयर्स ऑफ किडनी, ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, मैल्फिजियन बॉडी, ठीक है, PCT DCT, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स। ठीक है, इसके बाद फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल में देख लीजिए कौन सा क्या कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में से भी कुछ तो भी आने के चांसेस रहते हैं, जैसे रैस मैकेनिज्म, ADH, मिक्चुरेशन को एक बार देख लीजिए, ग्लाइकोसूरिया, कीटोनल बॉडीज, इसमें से आ सकता है बेटा। ठीक है, उसके बाद डिसऑर्डर में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कुछ 5-6 ही जगह है जहां से कुछ आ सकता है बेटा। ठीक है, एक एक रीड आउट भी कर लेंगे ना तो भी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, तो विल स्टॉप हियर टुडे बेटा, थैंक यू सो मच। Lights me up.